बुद्धा सिविल सर्जनों का स्वागत है। अंग्रेजों के बंगाल विजय के पार्ट फर्स्ट में हम प्लासी के युद्ध को कवर कर चुके हैं। आज हम पार्ट टू के अंतर्गत बक्सर के युद्ध, इलाहाबाद की संधि, प्लासी और बक्सर के युद्ध के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ बंगाल में द्वैध शासन अपनाए जाने के कारण क्या रहे, द्वैध शासन के दोष और द्वैध शासन का अंत, इन सभी 7 टॉपिकों को हम डील करने की कोशिश करेंगे। और इसके अंतर्गत हम अपना पहला टॉपिक बक्सर युद्ध पढ़ते हैं। मीर कासिम अंग्रेजों से लगातार 3 युद्ध हारने के बाद अवध की तरफ भागता है। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और शरणार्थी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक संघ बनाता है। ये संघ 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में अंग्रेजी सेना के साथ मुकाबला करती है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का कमांडर हेक्टर मुनरो था और इस युद्ध में मीर कासिम का गुट बुरी तरीके से पराजित होता है। और इस युद्ध में भारत में, खासकर उत्तर भारत में, प्रत्येक संभावनाओं को अंग्रेजों ने कुचल दिया और मुगल शक्ति की बेची हुई साख धूल में मिला दी। मतलब कि अब उत्तर भारत में अंग्रेज सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर चुके थे और इस युद्ध में मुगल शक्ति की जो बची कुची कुछ साख थी, जैसा कि मुगल बादशाह पहले से ही शरणार्थी है, दिल्ली में अराजकता के कारण, राजनीतिक असुरक्षा के कारण मुगल बादशाह कभी बंगाल में, कभी अवध में, यहाँ वहाँ शरण में रहा है। उसके पास अस्थायी सेना नहीं है, उसके पास कोई राजस्व नहीं है, उसके पास कोई राजकोष नहीं है। ऐसे में पहले से ही वह नाम मात्र का एक शासक है, नाम मात्र का एक बादशाह है। जो बची कुची उसकी एक साख थी, इस युद्ध में वो भी खत्म हो चुकी है। युद्ध के तुरंत बाद क्लाइव दूसरी बार गवर्नर बनकर भारत लौटता है और इस युद्ध के समझौते का ड्राफ्ट बनाकर तैयार करता है और यह ड्राफ्ट आगे चलकर इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी जाती है। इलाहाबाद संधि के तहत 2 संधियां होती हैं। एक संधि अवध के साथ होती है। इस संधि में अवध के नवाब को इलाहाबाद और कोरा का क्षेत्र मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देना था। नवाब कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देगा, क्योंकि इस युद्ध में जो भी हानि हुई है उसका संपूर्ण खर्च अवध के नवाब को उठाना था। साथ ही साथ अगर नवाब पर बाहरी हमला होता है तो कंपनी उसकी सहायता करेगी, बशर्ते कंपनी जो सेना भेजेगी उसके बदले में कंपनी को धन चाहिए। मतलब कि कंपनी एक तरीके से इस संधि के तहत नवाब को अपने पर आश्रित कर लेती है। अब नवाब सैन्य सहायता के लिए पूरी तरीके से कंपनी पर निर्भर हो गया। और इसके साथ ही एक अन्य मुख्य बात इस संधि की थी कि बनारस का जमींदार बलवंत सिंह था, जो कि एक जमींदार था अब तक, लेकिन इस संधि के तहत वह बनारस के स्टेट का पूर्ण अधिकारी हो गया। मतलब कि अभी तक वो जो जमींदार था, अब उसको बनारस में अपने प्रशासन को चलाने की लगभग संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो चुकी थी। दूसरी संधि मुगल बादशाह के साथ होती है। बादशाह को साम्राज्य का नाम मात्र प्रमुख बना के रखा गया। अब बादशाह से बंगाल, उड़ीसा, बिहार की दीवानी प्राप्त कर लेती है कंपनी, और इस तरीके से कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी पर कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाती है। अब जब कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाएगी तो कोई भी अन्य क्षेत्रीय शक्ति इस बात का विरोध नहीं करेगी कि कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार क्यों ले रखी है। बदले में कंपनी ने बादशाह को 26 लाख रुपए पेंशन देने की पेशकश की और साथ ही साथ उसे कोरा और इलाहाबाद का क्षेत्र अवध से लेके दे दिया।
इसके अलावा कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांतों की निजामत कार्यों के लिए मुगल सम्राट से 53 लाख रुपए की राशि ली। मतलब देखा जाए तो जो बादशाह खुद ही कंपनी की पेंशन पर जी रहा है, वो 53 लाख रुपए कैसे निजामत कार्यों के लिए देगा? तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी जो राजस्व की वसूली करेगी उसमें से 53 लाख रुपए कंपनी मुगल बादशाह के नाम पर निजामत कार्यों पर खर्च करे। इसका सीधा सा मतलब इतना सा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लासी और बक्सर के युद्ध का महत्व। क्योंकि हमने प्लासी के युद्ध को पहले वीडियो में कवर कर लिया है और बक्सर के युद्ध को इस वीडियो में हमने पीछे भी जस्ट पढ़ा है। तो महत्व क्या रहे? सबसे पहले हम बंगाल में प्लासी के युद्ध के बारे में देखेंगे कि प्लासी के युद्ध का महत्व क्या रहा। सबसे पहली बात तो है कि प्लासी के युद्ध ने बंगाल पर कंपनी के नियंत्रण का रास्ता खोल दिया। क्योंकि प्लासी के युद्ध में कंपनी को बंगाल के राजनीति में आंतरिक हस्तक्षेप करने का मौका दिया। ऐसे में आगे चलकर भारत में कंपनी का जो राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित होता है वो प्लासी की लड़ाई के बाद ही शुरू होता है। जैसे सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हारता है, एक कठपुतली नवाब मीर जाफर गद्दी पर बैठता है और कठपुतली होने की वजह से, चूंकि गद्दी पर उसको अंग्रेजों ने ही बैठा रखा था, इसलिए वो प्रशासन में, बंगाल के प्रशासन में मनमानी हस्तक्षेप कर सकते थे, करते थे। और ये हस्तक्षेप यहीं से करना प्रारंभ करते हैं। राजनीतिक जो अभी तक जो व्यापारिक रुचि थी, अब राजनीतिक रुचि में यहीं से बदलाव धीरे धीरे कंपनी में आता है। बंगाल की अपार संपत्ति पर कंपनी को नियंत्रण मिल गया, जिससे व्यापारिक से राजनीतिक कंपनी बनने की प्रक्रिया तेज हुई। क्योंकि लगातार सिराजुद्दौला के पराजित होने के बाद जितने भी कठपुतली नवाब आए, चाहे मीर जाफर हो, चाहे मीर कासिम हो, सभी ने कंपनी को अपार संपत्ति दी। सभी ने कंपनी को जगह जगह जमींदारियां दी। ऐसे में कंपनी व्यापारिक से राजनीतिक कंपनी बनने की प्रक्रिया में धीरे धीरे अग्रसर हो रही थी और विश्वासघात के आधार पर जीत हासिल की। ये ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल नीति की शुरुआत थी। कंपनी सबसे पहले प्लासी के युद्ध के बाद ही या प्लासी के युद्ध में ही डिवाइड एंड रूल नीति का प्रयोग की थी, जो कि कंपनी के 200 वर्षों के इतिहास में ये डिवाइड एंड रूल की नीति लगातार चलती रहेगी। प्लासी के युद्ध ने यह भी दिखाया कि किस तरीके से इन राज्यों के आपसी फूट या भारतीय राज्यों के आपसी फूट या भारतीय राज्यों के आंतरिक कलह और कमजोर सैन्य प्रशासन उन्हें विदेशी शक्ति के सामने असुरक्षित बनाते हैं, उन्हें विदेशी शक्ति के सामने इस तरीके से कमजोर बना देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बक्सर युद्ध का महत्व। क्योंकि जो बक्सर का युद्ध हुआ था, हम बक्सर तक प्लासी से होते हुए आते हैं, तो प्लासी का एक लिंक बक्सर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि प्लासी का युद्ध ही वह एक युद्ध है जो आगे बक्सर के युद्ध का मार्ग लगभग प्रशस्त करता। इस युद्ध में कंपनी ने बंगाल, अवध, मुगल बादशाह की संयुक्त सेना को हराकर उत्तरी भारत में अपनी शक्ति पुख्ता कर ली। इस युद्ध में कंपनी ने भारत की 3 शक्तियों को एक साथ पराजित किया। इससे कंपनी अब उत्तर भारत में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरी। इसके बाद कंपनी
को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार भी प्राप्त हो गए। अब बक्सर के युद्ध के बाद ही कंपनी को दीवानी प्राप्त होती है। दीवानी प्राप्त होने से कंपनी के हाथ एक बहुत बड़ा खजाना लगता है और इस खजाने से कंपनी, अभी तक जो कंपनी भारत से व्यापार के लिए इंग्लैंड से धन को मंगाती थी, इंग्लैंड से धन को लाती थी, अब दीवानी प्राप्त होने के बाद कंपनी भारतीय सामान को भारतीय पैसे से ही खरीदेगी, भारतीय संसाधनों से, भारतीय संपत्ति से ही खरीदेगी और कंपनी उसे अपना लाभ मानेगी और आगे चलते हुए कंपनी के अधिकारी नहीं, कंपनी ही नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस लाभ में अपनी हिस्सेदारी चाहेगी। बादशाह शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में और अवध का नवाब भी कंपनी के नियंत्रण में आता है। बक्सर के युद्ध के बाद बादशाह भी कंपनी के संरक्षण में आ जाता है और अवध का नवाब भी कंपनी के नियंत्रण में आ जाता है। अवध का नवाब कंपनी के नियंत्रण में कैसे आता है? क्योंकि अवध के नवाब को कंपनी बाहरी शक्तियों के साथ खतरे के समय सुरक्षा देने की वादा की है। एक अवध के नवाब को सुरक्षा देने की वादा नहीं है, यह अवध के नवाब को कंपनी के ऊपर निर्भर बनाने का एक तरीका है और यह तरीका अवध को कंपनी के ऊपर आश्रित बना देती है, कंपनी के नियंत्रण में ला देती है, जिससे अवध की जो सैन्य शक्ति है कमजोर हो जाती है। अब कंपनी सीधे राजस्व प्राप्त करने लगी, जिसकी उसकी सैन्य ताकत और विस्तार क्षमता कई गुना बढ़ गई। कि सैन्य ताकत के लिए या क्षेत्र विस्तार के लिए राजस्व का होना, अर्थ का होना बहुत जरूरी है। अब कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, इनसे राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो ऐसे में कंपनी सैन्य ताकत बढ़ाएगी और सैन्य ताकत जब बढ़ाएगी तो क्षेत्र विस्तार करने में भी उसे आसानी होगी, क्योंकि क्षेत्र विस्तार में उन्हें अलग अलग शक्तियों के साथ समय समय पर उलझना पड़ेगा और यही बढ़ती हुई सैन्य ताकत इन्हें वहां मजबूती के साथ क्षेत्र विस्तार में मदद करेगी। बक्सर ने भारत में ब्रिटिश शासन के औपचारिक विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर दिया, औपचारिक विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर दिया, क्योंकि बक्सर के युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध के बाद बंगाल पूरी तरीके से कंपनी के नियंत्रण में आता है। बंगाल जैसे समृद्ध प्रांत का कंपनी के नियंत्रण में आना एक बहुत बड़ी घटना है। इस बंगाल के संसाधनों के सहारे कंपनी आगे मराठों, मैसूर, तमाम शक्तियों को, तमाम बड़ी शक्तियों को बंगाल के संसाधनों के भरोसे ही पराजित करती है, अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करती है। तो इस तरीके से जो औपचारिक विस्तार है, उस औपचारिक विस्तार की शुरुआत ही बक्सर के युद्ध के बाद से होती है। क्योंकि हमें पता है 1763 में मीर कासिम अंग्रेजों से 3 युद्ध लगातार हार के अवध की तरफ भागता है। तो जब वो अवध की तरफ भागता है तो उसी समय मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया जाता है। कुछ टाइम बाद मीर जाफर की मृत्यु होती है तो उसके पुत्र निजामुद्दौला को गद्दी पर बैठाया जाता है, जिसके साथ 20 फरवरी 1765 की संधि की जाती है। इस संधि के तहत नवाब को अपनी अधिकांश सेना भंग कर देना था। अब जब नवाब अपनी अधिकांश सेना भंग कर देगा तो नवाब अपंग हो जाएगा और अपंग हो जाएगा तो उसे अपनी सेना के लिए, उसे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों पर निर्भर होना पड़ेगा। अंग्रेजों की एक अब चाल जो है ना, कहीं न कहीं बंगाल को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने की है, नवाब को इतना कमजोर बना देने की है कि वो बस नाम मात्र का एक नवाब रह जाए, नाम मात्र का ही शासक रह जाए, क्योंकि वास्तविक शक्ति
कंपनी के हाथ में आ जाए, यहीं से ये चीजें धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं। आगे चल के कंपनी ने किया क्या, इसी संधि के तहत एक नायब सूबेदार पद का सृजन किया। अब नायब सूबेदार के पद का सृजन किया और ये भी कहा कि जो निजामत के कार्य हैं इस नायब सूबेदार के तहत करेंगे। मतलब कि राज्य में जो सेना है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, इस नायब सूबेदार के सहारे के नवाब करेगा और इसकी नियुक्ति कंपनी करेगी और जिसे बिना कंपनी के स्वीकृति के हटाया नहीं जा सकता। ऐसे में कंपनी ने निजामत पर भी नियंत्रण कर लिया। आगे चल के बंगाल में द्वैध शासन। अब बंगाल में द्वैध शासन के अंतर्गत देखते हैं कि दीवान के रूप में कंपनी सीधे राजस्व वसूलने लगी। कंपनी को अपना उप सूबेदार नामांकित करने का अधिकार मिल गया। इस तरह कंपनी का निजामत अर्थात पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। इसी व्यवस्था को दोहरी या द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार कंपनी का सत्ता पे पूरा अधिकार, जबकि उसके ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं थी। प्रशासन का दायित्व तो नवाब उसके अधिकारियों पर था, हालांकि इसकी निर्वाह करने की शक्ति उसके पास नहीं रही। अब बंगाल में जब द्वैध शासन की बात हम करते हैं तो बंगाल में द्वैध शासन का मतलब हुआ कि शक्तियों को दो भागों में बांटा गया। एक भाग था दीवानी, दूसरा भाग था निजामत। दीवानी के अंतर्गत राजस्व को वसूला जाता था, जो कि कंपनी प्रत्यक्ष रूप से राजस्व को वसूल करने लगी थी क्योंकि उसे कानूनी मान्यता मिल चुका था। निजामत का कार्य नवाब का था। निजामत के अंतर्गत पुलिस और न्यायिक व्यवस्था था और इस नवाब के अंतर्गत ही एक नए पद उप सूबेदार के पद को उप सूबेदार के पद का सृजन किया गया। अब कंपनी को दीवानी पे पूरा अधिकार है, निजामत का कार्य नवाब का है, लेकिन कंपनी को उप सूबेदार नियुक्त करने का अधिकार कंपनी के पास है। ऐसे में कंपनी ने अप्रत्यक्ष रूप से निजामत पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। ऐसे में कंपनी ने अप्रत्यक्ष रूप से निजामत पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसलिए कहने को निजामत का अधिकार अभी भी नवाब के पास था, लेकिन वास्तविकता यह है कि कंपनी के पास निजामत के अधिकार भी आ गए थे। अब कह रहा है कि प्रशासन का दायित्व तो नवाब और उसके अधिकारियों पर था। अब प्रशासन का दायित्व तो नवाब और उसके अधिकारियों पर था, लेकिन इसकी निर्वाह करने की शक्ति उसके पास नहीं थी। प्रशासन चलाने के लिए धन चाहिए। धन नवाब के पास है नहीं, धन जो है नवाब के पास नहीं है, धन है कंपनी के पास। कंपनी खुद को निजामत से दूर रखी है कहने के लिए। ऐसे में कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व तो नहीं है कि प्रशासन में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार, किसी प्रकार की समस्या, प्रशासन को सुव्यवस्थित करना, प्रशासन को सही ढंग से चलाना, ऐसी किसी प्रकार की जिम्मेदारी से कंपनी बच गई। पूरी जिम्मेदारी नवाब पे आ गई। अब बंगाल में जो भी भ्रष्टाचार होती, जो भी कुशासन चलता, जो भी कुशासन जैसी व्यवस्थाएं पनपती, उस सभी के लिए जिम्मेदार नवाब था। लेकिन नवाब के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी
कि वह बंगाल के प्रशासन को सुचारू रूप से चला सके। इसी व्यवस्था को हम द्वैध शासन कहते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियों को दो भागों में बांटा गया, एक दीवानी और एक निजामत। दीवानी के अंतर्गत कंपनी राजस्व को सीधे वसूल करती थी। निजामत के अंतर्गत जो था, नवाब को अधिकार था कि बंगाल के प्रशासन का दायित्व तो नवाब के पास था। लेकिन एक उप सूबेदार के पद का सृजन भी किया गया था 22 फरवरी 1765 को, और यह उप सूबेदार के सहारे ही नवाब क्या करता था, बंगाल के प्रशासन को चलाता था। अब इस सूबेदार की नियुक्ति और इसे पद से हटाए जाने पर पूरा का पूरा नियंत्रण कंपनी का था। इस तरीके से कंपनी ने निजामत पर भी अधिकार कर लिया था। यही व्यवस्था बंगाल में द्वैध शासन के नाम से जानी जाती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जब कंपनी ने बक्सर के युद्ध को जीत ही लिया था, ऐसी कोई ताकत थी नहीं जो कंपनी को चैलेंज कर सके, कंपनी को बंगाल से बाहर कर सके। फिर कंपनी ने द्वैध शासन क्यों अपनाया? कंपनी ने क्यों दीवानी को ही अपने पास रखा? क्यों कंपनी ने निजामत को अभी भी नवाब के पास ही रहने दिया? ऐसा क्यों किया? तो इसका एक मुख्य कारण है कि कंपनी का एक पूरा का पूरा लक्ष्य था आर्थिक लाभ कमाना। कंपनी बंगाल के व्यापार को देख के बंगाल में इंटरेस्टेड थी, बंगाल में रुचि ले रही थी। तो द्वैध शासन से कंपनी अपने आर्थिक लाभ को कई गुना बढ़ा ली और साथ ही साथ किसी प्रकार की जिम्मेदारी से भी मुक्त रही, क्योंकि निजामत का कार्य तो बंगाल के नवाब का था। तो कंपनी सीधे सीधे अपने आर्थिक लाभ पर ध्यान दे रही थी, इसलिए कंपनी ने द्वैध शासन को अपनाया। एक कारण और था कि अगर कंपनी सीधे सीधे सत्ता को अपनाती, सीधे सीधे निजामत को भी लेती, तो जनता विरोध कर सकती थी, क्योंकि जनता अपने नवाब के प्रति आस्था रखती थी। जनता अपने नवाब के प्रति एक सद्भाव रखती है, क्योंकि कंपनी विदेशी कंपनी थी। ऐसे में स्वाभाविक था कि बंगाल की जनता कंपनी का विरोध कर जाती। तीसरा कारण था कि कंपनी के पास प्रशासनिक अनुभव नहीं थे। कंपनी भाई पूरी तरीके से भारत की परिस्थितियों से परिचित नहीं थी, भारत के कानून व्यवस्था से, भारत के लॉ एंड ऑर्डर के तरीके से परिचित नहीं थी। ऐसे में प्रशासनिक अनुभव की कमी की वजह से भी निजामत के कार्यों से बच रही थी। एक और कारण था कि अगर कंपनी पूरी की पूरी तरीके से बंगाल की सर्वोच्च शक्ति के रूप में खुद को दिखाने की कोशिश कर दी, तो अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी कंपनी के ऊपर आक्रमण कर सकती थी, कंपनी के साथ संघर्ष कर सकती थी, क्योंकि उन्हें इस चीज को विरोध करना स्वाभाविक था, क्योंकि वही बात है कि कंपनी बाहरी कंपनी थी। इसका अगला कारण है कि अगर कंपनी नवाब को तुरंत हटा देती तो बंगाल में अस्थिरता व्याप्त हो जाता, अस्थिरता आ जाती, शासन व्यवस्था में अस्थिरता आ जाती। अब शासन व्यवस्था में अस्थिरता आने से अराजकता पड़ जाती, अराजकता आती, अराजकता विद्यमान हो जाती। अब कंपनी का जो मेन लक्ष्य है आर्थिक लाभ कमाना, अगर शासन व्यवस्था में अस्थिरता आ जाएगी तो कंपनी का जो आर्थिक लाभ है, जो उसका मुख्य लक्ष्य है, वो लाभ कम हो जाएगा। ऐसे में कंपनी किसी भी कीमत पे अपने आर्थिक लाभ की जो मंशा है उसको छोड़ने के लिए ऐसे किसी कदम को उठाने से बच रही थी। और एक खास चीज ये भी है कि कंपनी बंगाल पर नियंत्रण धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक स्थापित करना चाहती थी। ऐसे में भी कंपनी ने द्वैध शासन को ही बंगाल में अपनाया। द्वैध शासन के बारे में हमने पढ़ा, तो अब द्वैध शासन के कुछ दोष भी रहे होंगे। वो दोष क्या थे? वास्तविक सत्ता तो कंपनी के पास थी, क्योंकि उसने तो निजामत में भी पकड़ बना रखी थी, लेकिन प्रशासनिक दायित्व, जो प्रशासनिक दायित्व है, नवाब के पास है। फिर वही चीज आती है कि प्रशासनिक दायित्व अगर नवाब के पास है तो प्रशासनिक दायित्व को निभाने के लिए नवाब को क्या चाहिए? धन चाहिए।
धन किसके पास है? कंपनी के पास है। बिना अर्थ के, बिना धन के बंगाल का प्रशासन नवाब कैसे चलाए? कंपनी प्रशासनिक दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं है, जवाबदेह नहीं है। नवाब के पास अर्थ ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। पूरी तरीके से नवाब एक सांकेतिक रूप से नवाब बना है, वो प्रभावी ही नहीं है। तो इस तरीके से इस दोष से बंगाल की जनता परेशान हो रही है। आगे राजस्व कंपनी लेती थी, दीवानी शक्तियां उसके पास थी, न्याय और प्रशासन नवाब के नाम से चलते थे। इससे व्यवस्था क्या हो गई? कमजोर हो गई। हमने ऊपर इसी पॉइंट को डिस्कस किया है। आगे कंपनी के अधिकारियों ने राजस्व व्यापार में मनमानी की, जिससे जनता अत्यधिक के कर बोझ के नीचे दब गई और उसकी स्थिति दयनीय हो गई। कंपनी के अधिकारियों ने नवाब से लेके जमींदारों तक से जबरदस्त तरीके से वसूली करते थे, नजराने मांगते थे और तो और शुल्क आरोपित करते थे। ऐसे में जो बंगाल की जनता है वो अत्यधिक परेशान हो जाती है, उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। तीसरी चीज है कंपनी अधिकारियों द्वारा की गई अत्याचारों का प्रभाव। भाई कंपनी के अधिकारी अगर नवाब से लेकर जमींदारों तक सबसे नजराना मांग रहे हैं, शुल्क आरोपित कर रहे हैं, मनमानी तरीके से वस्तुओं को खरीद रहे हैं, बहुत कम दामों पे वस्तुओं को बेचने के लिए उन्हें मजबूर कर रहे हैं, तो ऐसे में जो बंगाल की अर्थव्यवस्था है, बंगाल के जो कुटीर उद्योग हैं, वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे और जो बंगाल के कारीगर हैं वो अपना व्यवसाय छोड़ेंगे या कोई और व्यवसाय अपनाएंगे या वो बेरोजगार हो जाएंगे। जब शिल्पी या कारीगर अपने व्यवसाय को छोड़ेंगे तो उनके पास दूसरा व्यवसाय क्या है? कृषि करना। क्योंकि कृषकों का भी एक वर्ग ऐसा था जो पार्ट टाइम कारीगर होता था और अधिकांश टाइम खेती करता था। लेकिन जब कुटीर उद्योग धंधे बंद हो गए तो जो किसान अपने कुछ अतिरिक्त आय के लिए कारीगर का काम करता था, अब पूरी तरीके से उसकी अतिरिक्त आमदनी बंद हो गई, अब उसकी आमदनी कम हो गई। ऐसे में जब जनता को या व्यापारियों को अपनी वस्तुओं को कम दामों पर बेचना होगा तो उद्योग धंधे तो बंद होंगे और किसी भी देश की, किसी भी राज्य के जब उद्योग धंधे बंद होंगे तो वहां की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। और जब वहां की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी तो सीधी सी बात है कृषि उत्पादन भी घटेगा और अकाल जैसी स्थितियां भी पनपेंगी। कृषि उत्पादन क्यों घटा? अकाल जैसी स्थितियां क्यों आई? तो मैंने ऊपर अभी यही चीज कहा कि कृषि उत्पादकता घटने का एक मेन कारण है कि अभी तक जो किसान है वो किसान खेती के साथ साथ कुछ टाइम के लिए वो कारीगर भी है, कुछ टाइम के लिए वो कारीगर भी है। तो कारीगर से उसे अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है, लेकिन जब कंपनी के अधिकारियों द्वारा लगातार अत्याचारपूर्ण व्यवहार से जब उद्योग धंधे बंद हो गए तो कंपनी का किसानों का अतिरिक्त आय बंद हो गया। अब किसान के पास खेती करने के अलावा वैकल्पिक कोई रोजगार नहीं है। अब किसान जो पहले अपने बीज और उर्वरक अन्य उपकरण के लिए खर्च कर सकता था कृषि में, अब इसको खर्च करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है।
जब उसके पास पैसे नहीं है तो कृषि में उत्पादन घटेगा। जब कृषि में उत्पादन घटेगा तो अकाल तो पड़ेगा ही। ऐसे में हम 1770 के बंगाल के अकाल को देख सकते हैं, जो कि द्वैध शासन के दौरान ही अकाल पड़ा था। वैसे यह अकाल वर्षों की जो है अभावों के कारण पड़ा था, लेकिन कंपनी की जो ये द्वैध शासन था, द्वैध शासन की जो नीति थी, इस अकाल में तीव्रता लाती है। और 1770 में जो अकाल पड़ा उससे लाखों लोगों की जान गई, उससे लाखों लोगों की जान गई। बंगाल की लगभग 1/3 आबादी प्रभावित होती है इस अकाल से। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बंगाल में जो द्वैध शासन कंपनी अपनाती है, उसकी इस नीति के द्वारा बंगाल, जो कि एक समृद्ध प्रांत हुआ करता था, जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्लासी युद्ध के पहले के बंगाल के बारे में पढ़ा था, जो बंगाल लगभग एशिया का, पूरे एशिया में ब्रिटेन को अकेले 60% तक निर्यात करता था। आज वो बंगाल किस तरीके से अपनी दयनीय दशा, अपनी दुर्भाग्य के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए मजबूर है। हम आगे 1772 में वारेन हेस्टिंग गवर्नर बनकर आता है और वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को खत्म कर दिया। उसने द्वैध शासन के समाप्ति के कारण को यह बताया कि द्वैध शासन कितनी हानिकारक, कितनी बंगाल के लिए कितना नुकसानदेह है। इसके साथ ही साथ अब अभी तक कंपनी की मंशा अप्रत्यक्ष शासन करने की थी, लेकिन अब जैसे वारेन हेस्टिंग आता है तो वारेन हेस्टिंग की पूरी मंशा होती है कि अब कंपनी बंगाल पे प्रत्यक्ष रूप से शासन करेगी और पूरी की पूरी बागडोर अपने हाथ में लेगी। ऐसे में उसने क्या किया, सबसे पहले जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो नायब दीवान हुआ करते थे, मोहम्मद रजा खां और राजा सीताब राय, इनको पदमुक्त कर देता है। इसके साथ ही मुर्शिदाबाद और पटना में राजस्व बोर्ड था। मुर्शिदाबाद और पटना में राजस्व बोर्ड था को समाप्त करके कलकत्ता में एक नई राजस्व परिषद की स्थापना करता है। और तो और नवाब को शासन कार्य से पूरी तरह मुक्त कर देता है। हमने पहले कहा कि अब वारेन हेस्टिंग आता है तो वारेन हेस्टिंग बताता है कि द्वैध शासन कितना नुकसानदेह है, किस तरीके से बंगाल के शासन के लिए हानिकारक है। इस आधार पर वो द्वैध शासन को समाप्त करता है। लेकिन द्वैध शासन को समाप्त करने का वारेन हेस्टिंग का एक छुपा उद्देश्य भी है कि अब वो सीधे सीधे बंगाल पर शासन करना चाहता है। अब वो नवाब के सहारे या अप्रत्यक्ष तरीके से पीछे से शासन करना नहीं चाहता, निजामत और दीवानी दोनों पे प्रत्यक्ष नियंत्रण चाहता है। इसके लिए उसने सबसे पहले क्या किया, इसके लिए उसने सबसे पहले जो 2 उप दीवान थे, मोहम्मद रजा खां और राजा सीताब राय, इनको पदमुक्त करता है। जो राजस्व बोर्ड था, रेवेन्यू बोर्ड था मुर्शिदाबाद और पटना में, उसको समाप्त करता है। इसको समाप्त करके कलकत्ता में एक राजस्व परिषद की स्थापना करता है, रेवेन्यू काउंसिल की स्थापना करता है। नवाब को पेंशन देके पूरी तरीके से शासन कार्य से हर तरीके से मुक्त कर देता है। अब बंगाल की वास्तविक शक्ति कंपनी होती है। अब इसके आगे